हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग रॉक पेपर सीजर पे एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। इसमें हम एक मॉडल ट्रेन करेंगे जो कि बेसिक साइन होते हैं इस गेम के, पेपर, रॉक और सीजर। इन तीनों पे अपने मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं ताकि शायद हम मशीन के साथ फिर रॉक पेपर सीजर खेल पाएं। इसके लिए मैंने दो तरह की ट्रेनिंग की है। सबसे पहले मैंने एक सिंपल सीएनएन बनाया है जिसमें बेसिक मल्टीपल कन्वोल्यूशन और मैक्स कूलिंग लेयर है। इसके वेट्स को मैंने स्क्रैच से ट्रेन किया है, लेकिन आप शॉक हो जाओगे देख के इसकी परफॉर्मेंस आने वाली मॉडल की, जिसने मुझे फोर्स किया दूसरी स्ट्रेटजी लगाने के लिए। फिर मैंने ट्रांसफर लर्निंग का यूज किया। इसमें क्या होता है, मॉडल पहले से ही प्रीटेंड होता है, उसकी नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं हम और उसको एग्जिस्टिंग जो उसकी लर्निंग होती है उसको हम यूज करते हैं। इसमें जो फ्रंट का पार्ट होता है इसको हम एज इट इज रखते हैं, इसके मॉडल के वेट्स को हम फ्रोज कर देते हैं, और जो एंडिंग का जो हेड होता है, क्लासिफायर हेड, उसको अपने हिसाब से हम कस्टमाइज करते हैं और उसकी हम ट्रेनिंग करते हैं। तो ट्रांसफर लर्निंग हम यूज करेंगे और इसमें बेटर रिजल्ट आए हैं हमारी पहली वाली टेक्निक से। अब चलिए देखते हैं एंड में जो रिजल्ट आने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं। हमने इन दो फोटोज पे ट्राई किया। सबसे पहले ये देखिए, ये पेपर है, तो देखिए हमारे मॉडल ने 100% प्रिडिक्शन श्योरिटी के साथ उसने पेपर प्रिडिक्ट किया। और दूसरा ये रॉक है, तो इसको भी मॉडल ने काफी हाई एक्यूरेसी के साथ रॉक प्रिडिक्ट किया। यानी जो ट्रांसफर लर्निंग के बाद हमारा मॉडल ट्रेन होकर आने वाला है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है, जिसको बाद में हम सेव भी करेंगे ताकि हम फ्यूचर में अगर चाहें तो इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हम इस रॉक पेपर सीजर डेटा सेट पे काम करने वाले हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर डेटा सेट है, सिल्वर मेडल मिला हुआ है, तो इसमें काफी लोगों ने काम किया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए, इसमें 3 फोल्डर के अंदर टोटल 163 MB का डेटा है। पेपर के अंदर जो है सारे पेपर वाले साइन वाले फोटोज इमेजेस अवेलेबल हैं इस तरह के। उसके बाद रॉक वाले फोल्डर के अंदर सारी रॉक से रिलेटेड, और सीजर्स के अंदर ये देखिए सारी इमेजेस जिसमें कि सीजर का साइन बना हुआ है, ठीक है। हमें इन्हीं तीनों फोल्डर के अंदर जो इमेजेस हैं इन पे अपने मॉडल को ट्रेन कराना है। अभी देखिए, इसका लिंक तो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो देखिए, ये जो कोड है हमने ऑलरेडी कोड इसका लिख रखा है ताकि आपका भी टाइम बचे, लेकिन इसके समझाने पे हम फोकस कर सकें। इस पे जो भी कंपोनेंट ऐसे कोड या लाइन ऑफ कोड ऐसा आने वाला है जो हमें लगता है समझाना जरूरी है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारे नोट्स बना रखे हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ पे सबको समझने वाले हैं, ठीक है। तो समझाने पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, इससे कि टाइम सेव हो सके, ठीक है। अभी देखिए, हम लोग सीधा कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कैगल पे फ्री जीपीयू का रिसोर्सेज मिलता है। सेटिंग में आने के बाद अब यहाँ पे जीपीयू फ्री 30 आवर्स का एक्सेस मिलता है, तो हम यहीं पे बनाने वाले हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कोलैब पे भी बना सकते हो, सिंपल यहाँ पे जैसे आप काम करते हो कोड वाले पे, यही सारा कोड आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। आप सिंपली वही सारी फीचर्स, लेकिन मेरा यहाँ पे ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया है यहाँ पे कोटा, तो जीपीयू का एक्सेस मेरे को यहाँ पे है नहीं कोलैब में, तो हम कोलैब पे काम नहीं करेंगे। हम इस कैगल पे काम करने वाले। यहाँ पे भी जीपीयू मिलता है, दो तरह के यहाँ पे जीपीयू अवेलेबल होते हैं, T4 और P100, ठीक है। तो हमने P100 लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग उसके लाइन बाय लाइन को कोड को समझेंगे, और जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको व्हाइट बोर्ड पे हम पेन एंड पेपर की हेल्प से भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो सब एक एक करके सेल रन करते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे। तो सबसे पहले इंपोर्टिंग लाइब्रेरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये डेटा सेट का लिंक और ये कोड का लिंक, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सबसे पहले हम लोग ये पहला सेल रन करते हैं। इसमें क्या है, ओएस अपना पैथ मैनेजमेंट वगैरह के लिए हम लोग यूज करेंगे नमपाई, डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन के लिए मैटप्लॉटलिब, कुछ प्लॉट्स प्लॉट करने के लिए टेंसर फ्लो में बेसिक हमारा पूरा मॉडल ही टेंसर फ्लो में होने वाला है, और लास्ट में एसक्यूएल मैट्रिक्स के अंदर से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसका हम यूज करने वाले हैं अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, ठीक है। उसी के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। पहला सेल रन हो गया, उसके बाद हम लोग डेटा सेट पैथ लेने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ये इस डेटा सेट पे आप काम करोगे तो या तो आप देखिए डाउनलोड कर लो, 163 MB का है, अपने वीएस स्टूडियो पे आप वीएस कोड पे काम कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा जीपीयू लोकल कंप्यूटर पे है। वरना आप यहाँ पे कोड पे क्लिक करने के बाद क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करोगे तो इस तरह की सिंपल आपकी एक एम्प्टी नोटबुक खुल जाएगी, जिसमें आप यहाँ से अपना जीपीयू का एक्सेस ले सकते हो, और उसके बाद सेल बाय सेल यहाँ पे जो कोड हम कर रहे हैं यही आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ से कोड के बाद क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो डेटा सेट होता है ये आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। यहाँ राइट हैंड साइड पे डेटा सेट के अंदर नीचे बिलो में अटैच हो जाता है। तो ये देखिए, वही आपको यहाँ पे मैंने ये 3 फोल्डर दिखाए थे रॉक पेपर सीजर वाले, वो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ऑलरेडी यहाँ पे होस्ट हो जाता है, ठीक। तो इन पे ही हमको अपने मॉडल को ट्रेन करना है। तो सबसे पहले जो रॉक पेपर सीजर फोल्डर के अंदर ये तीनों फोल्डर है, इसका हम लोग बेस डायरेक्टरी का यहाँ से पैथ कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, पैथ कॉपी हो जाएगा। बेस डायरेक्टरी वेरिएबल के अंदर हमने इस पैथ को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो 3 फोल्डर है जिसके अंदर इमेजेस हैं, पेपर के अंदर देखिए सारी पेपर वाले साइन की इमेजेस हैं, इनको हमें क्या करना है, हमें काउंट दिखाना है। ये नीचे की 3 लाइन देखिए, आप प्रिंट स्टेटमेंट डाल के हमने चेक किया कि तीनों फोल्डर के अंदर आखिर कितनी कितनी इमेजेस हैं, ठीक है। तो हमने किया गया, इस बेस डायरेक्टरी का पैथ तो हमारे पास आ गया, हमने बेस डायरेक्टरी में लिख दिया। और रॉक पेपर सीजर वाले कोड के लिए हमने क्या किया, इस बेस डायरेक्टरी के अंदर अगर स्लैश लगा के हम पेपर लिख दें तो इसके अंदर पहुंच जाएंगे। वही हमने यहाँ पे किया। os.path.join करने से क्या होता है, जो दो पैथ आप प्रोवाइड करते हो वो आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं स्लैश में। तो ये पहले बेस डायरेक्टरी होगी, इसके बाद स्लैश पेपर, ऐसी इसी तरह से रॉक और फिर सीजर का हमने बना लिया, ठीक है। जब तीनों के अंदर यहाँ पैथ आ गए, पेपर के अंदर पेपर वाली फोल्डर का, रॉक वाले का रॉक वाली फोल्डर के अंदर, उसके बाद हमने os.listdir के अंदर पास कर दिया। अब ये os.listdir क्या करता है, बेसिकली जो भी आप इसके अंदर फोल्डर देते हो उसके अंदर की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो लिस्ट कर देता है, और उस पर हमने लेंथ लगा दिया यानी काउंट कर लिया। तो इस सेल को हम रन करेंगे तो हमें मालूम लग जाएगा इन तीनों फोल्डर्स के अंदर कितनी कितनी इमेजेस हैं। तो ये देखिए, पेपर इमेजेस के अंदर 712, रॉक के अंदर 726 और सीजर्स के अंदर 750, यानी अराउंड तीनों में इक्वल ही है, किसी में डेटा कम ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, किस तरह के डेटा सेट में हम काम कर रहे हैं उसको देखने के लिए हमने क्या किया, इन तीनों फोल्डर से हमने
एक एक इमेजेस को यहाँ पे शो करा दिया, उसी के लिए यहाँ पे कोड लिखा है डिस्प्ले का। इसीलिए हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट भी किया था। तो पेपर का ये देखिए साइन हो गया, रॉक का ये हो गया, सीजर का ये हो गया, ठीक है। इसी तरह के मेरे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस यहाँ से दी हुई है। अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ से आपको दिखाया था, यहाँ से आप चेक कर सकते हो पूरा डेटा, ठीक है। कोड यहाँ पे जो है बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं, लेकिन आपको एक बार गो थ्रू कर देते हैं। पीएलटी डॉट सब प्लॉट का हम यूज करते हैं जब हमको इस तरह के सब प्लॉट बनाने होते हैं, यानी एक ही प्लॉट के अंदर कई प्लॉट होते हैं, इसे सब प्लॉट बोलते हैं, ठीक। 1,3 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वाला बताता है आपका रो, सेकंड वाला पैरामीटर आपको बताता है कॉलम, यानी एक रो 3 कॉलम। ये एक रो हो गया, इसमें 3 कॉलम हो गए, पेपर का, रॉक का और सीजर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें तीनों से एक एक इमेजेस दिखानी थी, हमें मालूम था यहाँ पे 3 फोल्डर है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 दिया। अगर इस तरह के 4 फोल्डर्स होते हैं, यानी 4 कैटेगरी ऑफ इमेजेस होते हैं हमारे पास, तो 1,4 भी दे सकते थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक लूप लगाया फॉर का। इसके अंदर हमने क्या किया, जिप कर दी तीनों फाइलों को, यानी कि टपल बना लिया। एक्सेस का, एक्सेस क्या है, ये यहाँ पे हमने लिया था, यानी उसको बताना पड़ेगा ना कहाँ भी इमेज को प्लॉट करना है, तो उसके लिए हमने सब प्लॉट पास कर दिया, जो कि एक्सेस में स्टोर हो जाता है कहाँ पे प्लॉट करना है। और फिर एक लिस्ट हमने बनाई, इस लिस्ट में हमने वही नेम रखे जो यहाँ पे फोल्डर के नेम थे, और साथ में जो इनका टाइटल होने वाला है, क्योंकि देखिए इन इमेजेस के ऊपर ये इमेज क्या डिनोट करती है, इसका हमने टाइटल ऊपर लिखा हुआ है, ये हमने कैसे शो किया है, उसके लिए हमने एक लिस्ट पार कर दी स्ट्रिंग की, और जिसको हमने जिप कर दिया। जिप करके क्या होता है, 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, AX के अंदर कहाँ पे प्लॉट करना है, फोल्डर के अंदर जो वहाँ पे इमेजेस अवेलेबल है, और टाइटल के अंदर इसका ये जो नेम है, ठीक है। इसको हमने बस सिंपल किया गया, फोल्डर के अंदर फाइल की सारी लिस्ट कर दिया, यानी इस फोल्डर के अंदर जितनी फोटो है ये सारी लिस्ट हो गई। उसके बाद रैंडम डॉट चॉइस करने से क्या होता है, इन सब में से कोई भी एक रैंडमली इमेज सिलेक्ट हो जाएगी, जो कि इमेज नेम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फोल्डर का जो पैथ था उसको हमने इमेज नेम से कॉन्कैटिनेट कर लिया, क्योंकि आप जैसे देखिए हमें ये इमेज अगर प्लॉट शो करानी है तो इसका पैथ होना चाहिए ना हमारे पास, तो हमने क्या किया, रॉक के अंदर से स्लैश लगा के इसका जो नेम था वो कॉन्कैटिनेट कर दिया। OS डॉट पैथ डॉट जॉइन यही करता है, आपको ऊपर यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। इस तरह से हमारे पास पैथ आ गया, बस सिंपल आया PLT डॉट IAMREAD यूज किया, यहाँ पे इमेजेस शो करा दी, उसका टाइटल यहाँ से शो करा दिया, और बेसिक यहाँ पे कोड हो गया, ठीक है। बहुत ही बेसिक कोड है, आपने मैटप्लॉटलिब पे अगर थोड़ा भी कुछ प्लॉटिंग करिए तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे समझाना जरूरी था, ताकि आपका एक बार कुछ लोग जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या फर्स्ट टाइम हो उनका भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह के जिस तरह के हम डेटा सेट में काम करने वाले उनकी एक एक सैंपल इमेजेस को हमने शो करा दिया, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे भी समझेंगे अपने इसके नोट्स, क्योंकि यहाँ पे बनाए हुए हैं ना, तो इसको यहाँ पे भी समझेंगे, ठीक है। डेटा जनरेटर्स, अब देखो डेटा जनरेटर्स क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम लोग अभी समझेंगे, लेकिन एक बार जल्दी से पहले गो थ्रू यहाँ से कोड करते हैं, फिर वहां पे चलते हैं। तो हमने देखिए इमेज डेटा जनरेटर आपको कैरास प्रोवाइड करता है, इससे आप क्या करते हो, इमेजेस जैसे आपको देखो, इसको आप जनरली दो डेटा सेट, दो केसेस में यूज करते हो। एक, आपके पास अगर इमेजेस कम होती हैं किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की, तो आप डेटा जनरेटर यानी डेटा ऑगमेंटेशन का यूज करते हो, उस पर्टिकुलर क्लास की इमेजेस को बढ़ाते हो। कैसे बढ़ाते हो, इमेज डेटा जनरेटर क्या होता है भी आपको बताते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। और उसके बाद ये जो कोड यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम लोग लौट के आके समझेंगे। पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, डेटा ऑगमेंटेशन का क्या होता है, ठीक है। अब ये देखिए डेटा ऑगमेंटेशन, इसी को वहां पे अभी हम लोग ने आपको दिखाया था, इमेज डेटा जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसी की हेल्प से आप ये डेटा ऑगमेंटेशन को अप्लाई करते हो, ठीक है। तो जैसे होता क्या है, एक एक करके आपकी ओरिजिनल इमेज जो होती है वो आती है, ठीक है। हमारे केस में क्या है, 3 फोल्डर है, रॉक का, पेपर का और सीजर्स का, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस रॉक से रिलेटेड पड़ी हुई हैं, इसमें पेपर से रिलेटेड, इसमें सीजर से रिलेटेड, एक एक करके इमेज जाती है, उसमें डेटा ऑगमेंटेशन अप्लाई होता है, ठीक है। अब डेटा ऑगमेंटेशन किस तरह से होना है ये आप स्पेसिफाई करते हो, हमने कुछ चीजें स्पेसिफाई की हैं, अभी आपको कोड में दिखाएंगे, लेकिन काफी सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो करते क्या हो, ओरिजिनल इमेजेस को लेते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल इमेज है ये वाली, वर्टिकल उसको फ्लिप कर देना, 45 डिग्री से रोटेट कर देना, निगेटिव में 45 डिग्री रोटेट कर देना, हल्का सा ब्लर कर देना, ब्राइट कर देना, नॉइस कुछ ऐड कर देना, यानी कि एक्स्ट्रा पिक्सल्स की वैल्यू बढ़ा देना, थोड़ा डार्कर कर देना, ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड व्हाइट कर देना, और क्रॉप कर देना। इन सबको करने से होता क्या है, देखिए इसके दो यूज केस होते हैं। डेटा ऑगमेंटेशन जनरली दो केसेस में यूज किया जाता है। सबसे पहला तो क्या होता है, आपके पास लेस नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं, ठीक है। अब सोचो आपको रॉक पेपर सीजर पे आपको अपना मॉडल ट्रेन कराना है, लेकिन इनकी जो इमेजेस अवेलेबल है वो 30 अवेलेबल है। तो क्या मॉडल सीखेगा, इनसे क्या जनरलाइज करेगा, कितना इमेजेस आप ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग के लिए स्टोर करके रखोगे, तो आपके पास डेटा है ही नहीं। तो आप करते क्या हो, इन 30 इमेजेस से सोचिए, अगर एक इमेज है, इनसे आपने यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 10 इमेज बना ली, यानी एक इमेज से आपने 10 इमेज बना ली, तो उस 30 इमेजेस से आप टोटल 300 इमेजेस बना लोगे। इसी तरह से क्या होता है, डेटा जनरेशन के काम आता है। जब आपके पास डेटा कम होता है तो आप थोड़ा सा उसका नंबर्स बढ़ाना चाहते हो इमेजेस का, तब काम आ जाता है। दूसरा क्या होता है, आप थोड़ा जनरलाइज करना चाहते हो अपने मॉडल को, यानी वो देखिए आप नहीं चाहते हो आपका मॉडल जो है इन इमेजेस को एक बार से रट ले, ठीक है। तो आप चाहते हो उसके फीचर्स जो है इस इमेज के उसको लर्न करे, ताकि वो जनरलाइज कर सके मॉडल, जब फ्यूचर में कोई फोटो दिखाए। उसी के लिए क्या होता है, मॉडल में जब आप किस तरह की ऑगमेंटेशन अप्लाई करने के बाद अपने मॉडल को दिखाते हो, तो उसको स्टार्टिंग में तो देखिए आपको लॉस ज्यादा आएगा, क्योंकि वो मॉडल इन सबको समझने का ट्राई करेगा, और जब समझ जाएगा तब ये देखिए इन सारी इमेजेस को जनरलाइज कर लेगा। फिर आप सोचिए इस तरह की कैट ना देने के बजाय अगर आप टेस्टिंग के टाइम इस तरह की इमेज देते हो, या इस तरह की हाफ इमेज भी देते हो, तो भी चूंकि उसने ट्रेनिंग में इस तरह की फोटो देख रखी है, तो वो आपको मॉडल अच्छा प्रिडिक्शन कर पाएगा। तो वैरायटी आ जाती है आपके डेटा सेट में। तो इन दो केसेस में हम यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे डेटा ऑगमेंटेशन का यूज किया है।
अब देखिए डेटा इमेज डेटा जनरेटर में आप काफी सारी वैल्यूज पास करते हो, मैंने थोड़ी सी वैल्यू पास की थी। एक तो सबसे पहले आप रीस्केल करते हो, यानी जो पिक्सल वैल्यू आपकी इमेज की होती है 0 से 255 की रेंज में, उसको आप 255 से डिवाइड कर देते हो ताकि वो 0 से 1 की रेंज में आ जाए। ठीक है, इसे बोलते हैं, इसलिए आपने नॉर्मलाइज कर दिया अपने पिक्सल्स को, रेंज को पिक्सल की। उसके बाद वैलिडेशन स्प्लिट आप क्यों बता रहे हो, कि देखिए जो आपका डेटा सेट होगा उसमें से कुछ इमेजेस आप अपने वैलिडेशन के लिए भी सेव करना चाहोगे, तो उसमें 20% डेटा यानी 0.2 डेटा जो है आपने वैलिडेशन के लिए सेव कर दिया। ठीक है, यानी आपको जो डेटा होगा उसमें दो स्प्लिट लग जाएंगे, 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए हो जाएगा और 20% डेटा आपके वैलिडेशन के लिए सेव हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, अब ये वो ऑगमेंटेशन है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप अपनी इमेज पे अप्लाई करो। सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल फ्लिप प्रूव कर दिया, यानी कि आपकी इमेज होगी हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाएगी। रोटेट कर दिया, जूम कर दिया, तो हमने तीन तरह के ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली अप्लाई किया। आपको दिखाए कई सारे, लेकिन हमने तीन तरह के अप्लाई किया। अगर आप फ्यूचर में किसी डेटा सेट पे काम करते हो तो आप और भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट डेटा जेन पे स्टोर कर लिया। अब इसी डेटा जेन में देखिए फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी क्या होता है, इसको समझाना देखिए बहुत जरूरी है। तो ये कैराज हमें एक बहुत ही हेल्पफुल तरीका देता है। अगर फोल्डर में आपकी इमेजेस पड़ी हुई हैं तो आप उनसे ट्रेनिंग कैसे करा सकते हो, बार बार इमेजेस फोल्डर के अंदर जाके इमेजेस लोड ना करना पड़े, तो फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का यूज करते हैं। इसके लिए क्या होता है, जैसे देखिए तो ये एक पेरेंट डायरेक्टरी है, ठीक है, डेटा सेट डायरेक्टरी नाम है उसका, उसके अंदर आपके तीन फोल्डर है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। उसके अंदर उन पर्टिकुलर क्लासेस की इमेजेस पड़ी हुई है। जैसे क्लास 1 हमारे केस में क्या है, मान लीजिए रॉक फोल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर रॉक की इमेजेस पड़ी हुई है। क्लास 2 हमारे केस में है पेपर, और क्लास के हमारे केस में तीन ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए सीजर्स। ठीक है, तो अब देखिए रॉक के अंदर सारी रॉक की इमेजेस पड़ी हुई है, इसमें पेपर की, इसमें सीजर्स की। और हमें सिंपल बस करना क्या होता है, इंस्टेड ऑफ एक फोल्डर के अंदर जाएं, ये इमेज पास करें पहले ट्रेनिंग के लिए, फिर ये पास करें, सिंपल फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का यूज करके आप इसका यहाँ पे फोल्डर का पैथ दे देते हो, जहाँ पे ये फोल्डर अवेलेबल है रॉक पेपर सीजर। वो अपने आप कैरास क्या करता है, वो जानता है कि तो आपने जिसका पैथ पास किया उसके अंदर सारी क्लासेस के फोल्डर होंगे, तो वो अपने आप रॉक के अंदर जाएगा, इससे फोटोज उठाएगा ट्रेनिंग के लिए, फिर पेपर के अंदर जाएगा, इससे उठा लेगा। आपको कुछ भी पास नहीं करना, आपको सिंपल यहाँ पे इसका पैथ देना होता है जहाँ पे ये फोल्डर अवेलेबल है जिसके अंदर फोटोज हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का यूज करते हैं। साथ में इसकी हेल्प से हम लोग डेटा को बैचेस में लोड कर सकते हैं, ताकि हमारे पास अगर कम मेमोरी भी हो तो भी हमारा डेटा मेमोरी में लोड हो सके। ठीक है, तो ऊपर से देखिए डेटा जेन आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर किया था इसका, इमेज डेटा जनरेटर का, इसको लगा के आपने डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी किया। इसके अंदर आपको बताना होता है आपकी इमेजेस कहाँ है, तो हमने बेस डायरेक्टरी में पैथ प्रोवाइड करा दिया। ऊपर हमने बेस डायरेक्टरी के अंदर ये देखिए पैथ दिया था ना, जिसके भाई देखिए इसका पैथ हमने दिया था, इसी के अंदर तीनों फोल्डर है, तो इसीलिए हमने बेस डायरेक्टरी का जो पैथ था वो हमने यहाँ पे शेयर कर दिया बेस डायरेक्टरी का। ठीक है, उसके बाद ये साथ में क्या करता है, आप चाहो तो इमेजेस को अपने एक पर्टिकुलर साइज में क्रॉप भी कर सकते हो। तो हमने बोल दिया टारगेट साइज, इमेजेस क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की हो सकती है एक ही फोल्डर के अंदर, तो हमने सारी इमेजेस को 150, यानी हाइट और विड्थ की रेंज में ले आने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो क्रॉप करके अपना इस टारगेट साइज में इमेजेस को ला देगा। उसके बाद क्लास मोड, जब देखिए आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 क्लासेज हैं, टोटल 3 क्लासेज हैं, तो आप यहाँ पे कैटेगोरिकल का यूज करते हो। तो जब भी आपके पास दो से ज्यादा क्लासेज होती हैं तो बाइनरी ना यूज करके यहाँ पे कैटेगोरिकल वैल्यू पास करते हो। बैच साइज आपने बोला 32, यानी 32 के बैचेस में इमेजेस लोड होंगे। अब सबसेट यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे देखिए वैलिडेशन वाले डेटा सेट में आपने सबसेट वैलिडेशन दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर आपने बताया था 20% डेटा जो है वैलिडेशन के लिए यूज होगा, लेकिन जब आप इस तरह से इनिशियलाइज कर रहे हो तो आपको बताना तो पड़ेगा ये ट्रेनिंग वाला है कि वैलिडेशन वाला है, किसको 20 देना है। तो आपने बता दिया ये जो अब तक हमने दिया ये सबसेट ट्रेनिंग का, तो यानी इस ट्रेन जेन के अंदर 80% डेटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपने मेंशन किया था कि बाकी सब चीजें सेम है, यहाँ पे बेस डायरेक्टरी आप देते हो, यहाँ भी देते हो टारगेट साइज, यहाँ भी क्लास मोड सब कुछ सेम है, बस जो सिंगल चेंज होता है कि आप यहाँ पे सबसेट बोलते हो ट्रेनिंग का, ताकि 80% डेटा इसमें आ जाएगा, और जो यहाँ पे सबसेट बोलते हो वैलिडेशन, ताकि 20% डेटा जो वैलिडेशन के लिए यूज होना है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप यहाँ पे तीनों चीजें मेंशन करते हो। और एक पॉइंट और यहाँ पे बताना है, जब आप इस तरह से फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का यूज करते हो तो डेटा आपका बैचेस में लोड होता है, तो आपकी मेमोरी में लोड नहीं पड़ता है। 32 की यहाँ पे बैचेस जो होगा आपके फोल्डर के अंदर से 32 इमेजेस आएंगी, उनमें सारी इमेज डेटा जनरेटर वाले ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होंगे। उसके बाद मॉडल ट्रेन होगा, उसके बाद सारी इमेजेस रैम से क्लियर कर दी जाएंगे। नया 32 का बैच आएगा, उस पर मॉडल ट्रेन होगा, ये उसके बाद उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से एफिशिएंटली हम मेमोरी को भी मैनेज करते हैं। ठीक है, इस सेल को रन कर लेते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि वो एक एक सेट करता है तीनों को। ठीक है, अब देखिए ये सब ऑन द गो होता है, यानी कि कभी भी ये जो ऑगमेंटेशन अप्लाई होते हैं ये कभी भी आप ऑगमेंटेशन अप्लाई होने के बाद आपके लोकल कंप्यूटर पे कभी सेव नहीं होंगे। ऑन द गो सब कुछ होता है, डेटा आपका लोड होगा बैचेस में, उसमें सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होंगे, उस पर मॉडल ट्रेन होगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है ताकि आपकी मेमोरी में लोड ना पड़े। ठीक है, ये हो गया। तो इसने हमको बता दिया कि टोटल 1751 इमेजेस हैं, टोटल 3 क्लासेज हैं, जो कि हमें दिख भी रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही इनिशियलाइजेशन हुआ। उसके बाद मॉडल बिल्डिंग, तो यहाँ पे अपना मॉडल बना लेते हैं। अब देखिए मॉडल बहुत ही इजी होने वाला है, तो यहाँ पे एक बार समझने से पहले हम लोग ये देखिए ये मॉडल का यहाँ पे कितने पैरामीटर ट्रेनेबल है वो सब बता रहा है, लेकिन यही चीज मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखी हुई है, तो इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए ये मॉडल का हमारा आर्किटेक्चर होने वाला है। एक बार अगर यहाँ से समझ लेंगे, आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग सकता है, बहुत ही ईजी है, आपने कई बार काम किया, अगर आप चैनल से इसे जुड़े हुए तो इस तरह के तो हमने कई प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, आप देखिए एक हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने एक कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाई। ठीक, अब इसमें क्या है, इमेज हमारे पता आपको बताया था 150, 150 साइज का होने वाला है, कॉमा 3 यानी कि 3 चैनल 8 GB, 3 चैनल होते हैं ना कलर्ड इमेज, इसलिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इमेज होगी हमारी इस कॉन्वोल्यूशन 2D लेयर से पास होगी। उसके बाद मैक्स पूलिंग 2D लेयर, मैक्स पूलिंग आप क्यों करते हो, साइज कम करने के लिए इमेजेस का। तो यहाँ पे क्या हुआ 148 की इमेज हाफ हो जाएगी 74,74 की। मैक्स पूलिंग क्या करता है, अगर स्ट्राइक 2 है
अगर स्ट्राइड की वैल्यू आपने 2 सेट कर रखी है तो इमेज हाफ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्वोल्यूशन लेयर मैक्स कूलिंग है, उसके बाद फिर से कॉन्वोल्यूशन मैक्स कूलिंग लेयर का यहाँ पे कॉम्बो आएगा। इसमें क्या होगा, फिर से देखिए 74,74 यहाँ की जो इमेज थी वो इसमें पास हो जाएगी, कॉन्वोल्यूशन लग जाएगा, इससे हम लोग फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मैक्स कूलिंग लगेगा तो जो भी साइज होगा उसका हाफ हो जाएगा, तो 72 का हाफ 36 हो गया। ये जो इमेज थी यहाँ पे फिर से पास हो जाएगी नेक्स्ट में, यहाँ पे फिर से यहाँ पे कॉम्बो लगेगा कॉन्वोल्यूशन मैक्स कूलिंग का, तो फिर से मैक्स कूलिंग में जो 34 की इमेज थी वो 17 की हो गई, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारा चलता गया। यहाँ पे 3 बार हमने जब कॉन्वोल्यूशन लेयर प्लस मैक्स कूलिंग लेयर का कॉम्बिनेशन लगा दिया, उसके बाद हम लोग ने सारी फीचर्स को फ्लैटन कर लिया, यानी 1D वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 17 की इमेज थी, 128 चैनल थे, अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे आप 17 क्रॉस 128, तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, यानी इतने यहाँ पे टोटल पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने एक डेंस लेयर लगाई, ठीक है। डेंस लेयर में जो यहाँ पे टोटल ये वेट्स आए थे आपके वो आपने यहाँ पे पास कर दिए और इसको 128 में आपने कन्वर्ट कर लिया, यानी इनपुट गया इस डेंस लेयर में इतने का और आउटपुट आया इतने का 120 का। सिर्फ 128 को आपने एक ड्रॉप आउट लेयर से पास करा दिया, तो ड्रॉप आउट लेयर में तो कुछ भी यहाँ पे कम नहीं होती वेट। ड्रॉप आउट होता क्या है, जैसे आपका यहाँ पे मॉडल है, ठीक है, इस तरह के यहाँ पे फुल्ली कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये मॉडल है। अब आपने अगर ड्रॉप आउट यहाँ पे बताया हुआ है 0.2 का, यानी 20% इस तरह के जो न्यूरॉन होते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर साइकिल में डेड हो जाएंगे 20%। उसके नेक्स्ट हो सकता है ये कंटिन्यू रहे, ये वाला डेड हो जाए, यानी 20% टोटल ड्रॉप आउट लेयर में जो न्यूरॉन्स होते हैं डेड हो जाते हैं, ठीक है, ताकि बाकी सारों पे फोर्स पड़े तो वो अच्छे से पैटर्न मेमोराइज करें, लर्न करें, ठीक है। उसके बाद इसका जो 128 का आउटपुट है ये इस वाले लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि हमारी टोटल 3 क्लासेज है, यहाँ पे लास्ट में हमने 3 यहाँ पे न्यूरॉन लगाए हुए हैं। अब अगर आपके यहाँ पे टोटल 10 क्लासेज होती तो यहाँ पे 3 वैल्यू नहीं देते, आप 10 देते। जैसे आपको जो CIFR डेटा सेट होता है इसमें आप यहाँ पे वैल्यू 10 पास करते हो, क्योंकि वहाँ पे 10 क्लासेज होती है ना। तो इसी तरह का हमारा ये पूरा मॉडल है, इसी को हमने यहाँ पे कोड भी लिख रखा है। मॉडल डॉट सिक्वेंशियल के अंदर सबसे पहले आपने देखिए कॉन्वोल्यूशन 2D लेयर लगाई, 32 इसमें आपके टोटल चैनल से 3x3 साइज के, ठीक है। एक्टिवेशन आप रेलू ही इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे हमने एक्टिवेशन रेलू लिया हुआ है। अब आप इनपुट शेप वही बताते हो जो आपका इनपुट शेप होने वाला है, 150,150 हमने खुद ही कहा था मॉडल से देखिए क्रॉप करने के लिए, टारगेट साइज 150,150, इसलिए यहाँ पे 150,150 का हमने इनपुट शेप प्रोवाइड कर दिया। इससे जो आउटपुट आएगा वो इस मैक्स कूलिंग 2D के अंदर जाएगा, जो कि 2x2 साइज का है, ठीक है, मतलब 2 साइज का उसमें स्ट्राइड है। उसके बाद अगला कॉन्वोल्यूशन लेयर लगा जिसमें 64 फिल्टर है। उसके बाद एक मैक्स कूलिंग, फिर से कॉन्वोल्यूशन, फिर से मैक्स कूलिंग, ये सब अभी आपको बता चुके हैं। फिर हमने फ्लैटन कर दिया। उसके बाद एक डेंस लेयर लगाया 128 न्यूरॉन्स के साथ, ड्रॉप आउट लगाया 0.5, यानी 50% जो ये न्यूरॉन्स है आपके एक बार में टर्न ऑफ हो जाएंगे। डेंस लेयर लगाया जिसमें लास्ट में जितने हमारे पास क्लासेस थी वो वैल्यू हमने पास कर दी। और चूंकि यहाँ पे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स लगाया। अगर आपके यहाँ पे बाइनरी क्लासिफिकेशन होता तो यहाँ पे वैल्यू हम 1 दे देते और यहाँ पे हम सिग्मॉइड दे देते, ठीक है। उसके बाद ये मॉडल जो हमने बनाया इसके आर्किटेक्चर को इसमें मॉडल में सेव कर लिया, उसको कंपाइल कर दिया। कंपाइल के टाइम आपको 3 वैल्यू देनी होती है, एक ऑप्टिमाइजर, एक लॉस और मैट्रिक। ऑप्टिमाइजर हमारा एडम होने वाला है, लॉस हम कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी करेंगे क्योंकि मल्टीप्लस क्लासेस हैं, और मैट्रिक्स हमारा एक्यूरेसी होने वाला है। फिर समरी यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का हमारा मॉडल ये आ गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हो पर्टिकुलर किस लेयर में कितने पैरामीटर टोटल ट्रेनेबल है, ठीक है। भी देखिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉल बैक्स लगाए हुए हैं, काफी तरह के कॉल बैक्स होते हैं, लेकिन हमने क्या 2 तरह के लगाए हुए हैं, एक तो मॉडल चेक पॉइंट, दूसरा अर्ली स्टॉपिंग, ठीक है। अभी होता क्या है इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड में यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए एक छोटा सा मैंने ये 2 इमेजेस यहाँ पे दिखाई हुई है, इसमें देखिए डीप लर्निंग में आपको कह रहा है कई तरह के कॉल बैक्स देता है, ठीक है। अर्ली स्टॉपिंग जो कि हमने यूज किया, मॉडल चेक पॉइंट जो कि हमने यूज किया, ये सब हमने यूज नहीं किया। और भी होते हैं लेकिन हमने यहाँ पे ये 2 समझने के लिए ये 2 हमने यूज किए हैं, बाकी ये सब आप पढ़ भी सकते हो, वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन और भी होते हैं, आप कस्टमाइज भी कर सकते हो यहाँ पे जो बना हुआ है, ठीक। देखिए अर्ली स्टॉपिंग क्या होता है, जैसे कि लिखा है स्टॉप्स ट्रेनिंग व्हेन वैलिडेशन लॉस स्टॉप्स इंप्रूविंग। अब आपको इसमें देखिए अर्ली स्टॉपिंग लगाते समय आपको बताना होता है जैसे कि कितना पेशेंस की वैल्यू बतानी होती है, यानी कितना पेशेंस दिखाए वो कि ट्रेनिंग रोक दे। अगर आपने जैसे पेशेंस की वैल्यू 2 दी है, सॉरी 5 दी है मान लीजिए, तो 5 इपॉक तक वो वेट करेगा, और आपको जो भी आपने उसको बोला होगा ट्रैक करने के लिए, मान लीजिए जैसे बोला है वैलिडेशन लॉस ट्रैक करने के लिए, तो अगर वैलिडेशन लॉस इंप्रूव नहीं होगा 5 इपॉक तक, तो वो ट्रेनिंग को वहीं पे पॉज कर देगा। वो सोचेगा कि मॉडल इंप्रूव नहीं कर रहा है, फालतू में ट्रेनिंग करके टाइम और रिसोर्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मॉडल को रोक देगा। इसलिए पेशेंस की वैल्यू आपको थोड़ा सोच समझ के देनी होती है। अगर आपने 1 दे दिया पेशेंस की वैल्यू, तो जैसे ही मॉडल एक बार के बाद दूसरे इपॉक में इंप्रूव नहीं करेगा वो कट कर देगा। तो जनरली आप 5 या 4 या 3 देते हो, 3 से कम तो शायद नहीं देना चाहिए। तो उसमें होता क्या है, देखिए अर्ली स्टॉपिंग के लिए यहाँ पे बना हुआ है, जैसे मॉडल ट्रेन हो रहा है, ठीक है, लॉस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक समय बाद क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा लॉस बढ़ने लगा, जिसे ओवर फिटिंग बोलते हैं, है ना। तो देखिएगा मॉडल आपका क्या करता है, सॉरी अर्ली स्टॉपिंग का एग्जांपल नहीं, मॉडल चेक पॉइंट का एग्जांपल है। तो यहाँ पे होता क्या, जैसे मॉडल यहाँ से वापस से थोड़ा थोड़ा ओवर फिट करने लगा, तो मॉडल एक चेक पॉइंट बना के रखता है, ठीक है। कहाँ पे मॉडल ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, ऑफकोर्स यहाँ पे दी थी, क्योंकि यहाँ से तो परफॉर्मेंस खराब होने लगी, तो यहाँ पे जो उसने चेक पॉइंट बनाया होता है, जो मॉडल के वेट होते हैं उसको स्टोर रखता है, और जब आप चाहते हो तो उसको रीस्टोर कर देता है, यानी आप जो मॉडल सेव करोगे बाद में वो ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ का मॉडल की तो परफॉर्मेंस खराब हो गया, तो यही वाला बेस्ट था, तो वही यहाँ पे मॉडल चेक पॉइंट होता है, सेव द बेस्ट मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। और ये सब हमने यूज नहीं किया है, फ्यूचर में किसी वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है।
देखिए भाई यहाँ पे बताया हुआ है मॉडल चेक पॉइंट के अंदर आपको एक पैथ देना होता है जहाँ पे स्टोर करना है वो मॉडल, क्योंकि बाद में अगर आपके ओवरफिट मॉडल करने लगेगा तो सेव करके लोड, मतलब लोड कहाँ से करेगा, तो वही यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो हमने सिर्फ नेम दिया हुआ है क्योंकि वो जो कुछ भी कैगल में स्टोर होता है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, कैगल वर्किंग के अंदर, ठीक। तो हमने बस मॉडल का नेम बता दिया जिसके नेम से सेव करना है। सेव बेस्ट ओनली ट्रू, मॉनिटर करना है इसको वैलिडेशन एक्यूरेसी को, आप कुछ और भी दे सकते हो, वैलिडेशन लॉस भी दे सकते हो, ठीक। उसके बाद अर्ली स्टॉपिंग देना है कि हमने बोला है कि मॉनिटर करो वैलिडेशन लॉस को 5 इपॉक तक पेशेंस दिखाओ, और उसके बाद जो बेस्ट वेट हो वो रिस्टोर कर दो, ठीक। इसको हम लोग रन कर लेते हैं। यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली चेक पॉइंट और अर्ली स्टॉपिंग तैयार है, जिसको नीचे हम लोग मॉडल में पास कर देंगे। मॉडल डॉट ट्रेनिंग मॉडल के अंदर मॉडल डॉट फिट करने से ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले हमने ट्रेन जेन दे दिया। ट्रेन जेन क्या है, जो हमने ऊपर यहाँ पे फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी में स्टोर किया था। फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी में हमने बताया था ना कि 32 के बैचेस में हमें डेटा चाहिए, ट्रेन जेन के अंदर आ जाएगा 80% डेटा, तो वो ट्रेन जेन हम यहाँ पे पास कर देंगे इस जगह में। ये देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, फोल्डर्स के अंदर से 32 का बैच आएगा, उसमें ऑगमेंटेशन अप्लाई होंगे, मॉडल ट्रेन होगा, क्लियर हो जाएगा, फिर से नया बैच आएगा, तो इस तरह से ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। 30 बॉक्स तक हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। वैलिडेशन डेटा में हमने वेलजन दे दिया, जहाँ पे ट्रेन जेन बनाया था वहीं पे हमने वेलजन भी बनाया था, आपने देखा होगा। और कॉल बैक में ये दो जो वैल्यू थी सीकेपीटी यानी चेक पॉइंट और अर्ली, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। इसको हम लोग जैसे ही रन करेंगे सेल को, और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी जो कि चलेगी 30 बॉक्स तक, ठीक है। 30 बॉक्स हमने मेंशन किया इसलिए 30 बॉक्स तक ट्रेनिंग चलने वाली। ये कुछ नहीं है, बेसिक वार्निंग सारी इस पे आपको ध्यान देना है, तो ठीक है। अब ट्रेनिंग होने में कम से कम 5 से 8 मिनट लगने वाले हैं, जबकि यहाँ पे जीपीयू का एक्सेस हमको मिला हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग पहले हो जाने थे, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी देखिए ऑलमोस्ट ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। 96 से देखिए एक्यूरेसी बढ़ते बढ़ते हमारी 98 के अराउंड आ गई थी। वैलिडेशन एक्यूरेसी 97 के अराउंड है। 2-3 इपॉक खाली बचे हुए हैं जो अभी 1 से 2 मिनट में हो जाएंगे, तब तक हम लोग नेक्स्ट सेल समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जब हमने मॉडल को यहाँ पे ट्रेन किया था, फिट किया था, तो हिस्ट्री वेरिएबल के अंदर जो भी ट्रेनिंग के दौरान इपॉक्स में जो इसकी एक्यूरेसी वैलिडेशन एक्यूरेसी वगैरह आती है, तो हिस्ट्री डॉट, मतलब हिस्ट्री एक डिक्शनरी होती है, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री के अंदर से आप वैलिडेशन लॉस एक्यूरेसी वगैरह लेके प्लॉट कर सकते हो। तो वही हमने यहाँ पे किया है, एक सब प्लॉट बनाया 1,2 यानी 1 रो 2 कॉलम का। या देखिए हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री डिक्शनरी के अंदर से हमने एक्यूरेसी निकाल ली, वैलिडेशन एक्यूरेसी निकाल ली और प्लॉट कर दिया, लॉस निकाल लिया और वैलिडेशन लॉस निकाल के हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो दो प्लॉट यहाँ पे बनेंगे, एक के अंदर एक्यूरेसी होगी, वैलिडेशन एक्यूरेसी कंपैरिजन होगा, और दूसरे का लॉस का वैलिडेशन लॉस के साथ कंपैरिजन होगा, ठीक। तो यहाँ पे बेसिक वही मैटप्लॉटलिब की हेल्प से हम लोगों ने इस इपॉक के दौरान, मतलब इस ट्रेनिंग के दौरान मॉडल की कैसी परफॉर्मेंस थी उसको विजुअली दिखाने के लिए इसका यूज किया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है, बस ये होने वाला है, एक इपॉक और बचा हुआ है, ठीक है। तो इसकी ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई, लेकिन जैसा कि आपको शुरुआत में एकदम स्टार्टिंग बताया था, ये हम लोग अभी नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रांसफर लर्निंग का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे इसकी नॉर्मल ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ट्रांसफर लर्निंग का भी अप्लाई किया। पहले मैंने नहीं सोचा था इसमें ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई करेंगे, लेकिन चूंकि वो प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने सोचा इसमें ट्रांसफर लर्निंग को भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो वो भी आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। 99 के अराउंड यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी, तो मॉडल को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन देखना क्या प्रॉब्लम होने वाली। सबसे पहले हम लोग इसको तो पहले प्लॉट कर लेते हैं, ठीक। इसमें देखिए दो प्लॉट आए हुए हैं, एक एक्यूरेसी का एक लॉस का, जैसे आपको बताया था। तो देखिए लॉस बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्यूरेसी यहाँ पे देखिए इंक्रीज हुई है, लॉस यहाँ पे घटा है, ठीक है। तो वही बेसिक प्लॉट है, आप इसको देख सकते हो। अब उसके बाद इवैल्यूएशन के लिए देखिए क्या किया हमने, मॉडल डॉट इवैल्यूएट करने से आपको पता है प्रोबेबिलिटीज नहीं मिलती है, सिंपल लॉस या एक्यूरेसी की वैल्यू मिल जाती है। तो हमने मॉडल डॉट इवैल्यूएट के अपने वैलिडेशन डेटा सेट में, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग का डेटा सेट तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें प्रिंट कर दिया जो भी हमारी एक्यूरेसी आई वैलिडेशन के डेटा सेट में। लेकिन अगर हमको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इस तरह से बनानी है जो हमने यहाँ नीचे बनाई है, कंफ्यूजन रिपोर्ट में मैट्रिक्स दिखानी है, तो फिर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। उसके लिए हमने क्या किया, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और जिसमें वैलिडेशन वाला डेटा पास कर दिया, ठीक है। तो जो प्रिडिक्शन होके आएंगे प्रोबेबिलिटी का, तो उससे हमने आर्ग मैक्स लगा दिया। आर्ग मैक्स क्या करता है, नंपाई का, कि आपको वो इंडेक्स देता है जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू होती है। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट उसी इंडेक्स में हाईएस्ट वैल्यू देगा जो उसको वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये सही क्लास है। तो हमने वो निकाल लिया और वाई प्रेड में स्टोर कर लिया। वाई ट्रू हमें ऑलरेडी मिल गया, क्योंकि वैलिडेशन जो डेटा सेट है उसकी जो क्लास होगी वही उसका ट्रू एट्रीब्यूट ट्रू लेवल होगा, तो वाई ट्रू में स्टोर कर लिया। तो वाई ट्रू वाई प्रेड हमने पास करा दिया क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में, ताकि हम इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देख पाए, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स में भी हमने दोनों वैल्यू पास कर दी, ठीक है। सिंपल कोड है, आपने मशीन लर्निंग बहुत यूज किया होगा, ठीक है। तो वैलिडेशन डेटा सेट पे हमारा मॉडल रन कर रहा है। ये देखिए 98 की एक्यूरेसी आई है वैलिडेशन के डेटा सेट पे, और उसका ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ये आपके सामने आ गया, ठीक है। ये तो देखिए यहाँ पे देखिए ज्यादा इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स में डायगोनल में वो वैल्यूज होती हैं जो हमेशा प्रिडिक्शन हमारे सही हो गए। तो देखिए कुछ कुछ वैल्यू यहाँ पे गलत आई है, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, वरना सारी देखिए डायगोनल में सब सही मॉडल ने हमारे प्रिडिक्ट किया, ठीक। तो इसको तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक। सबसे पहले हम मॉडल को सेव कर लेते हैं। मॉडल डॉट सेव, आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो, इस सेल को हम लोग रन करते हैं, ठीक है। तो जो आपने मॉडल जिस नेम से सेव किया वो यहाँ पे सेव हो जाता है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए आपने नेम दिया आरपीएस CNN, तो ये देखिए यहाँ पे इस नाम से सेव हो गया, ठीक। और ये क्या है, ये वो चेक पॉइंट वाला मॉडल है जो आपने स्टार्टिंग में सेव किया था, ठीक। इसको बंद करते हैं। अब देखिए मॉडल हमने सेव कर लिया, अब इस मॉडल को हम लोग लोड करते हैं। तो कहाँ गया, हाँ। इस मॉडल का जो भी पैथ था यहाँ से, ये देखिए पैथ आप कॉपी कर लो, लोड मॉडल के अंदर पेस्ट कर दो और मॉडल पे लोड कर लो, ठीक है। तो इसमें लोग रन करते हैं और हमारा मॉडल जो है वो लोड हो गया इस मॉडल वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अभी देखिए हमने एक
मेथड लिखा प्रिडिक्ट इमेज, जिसमें कि एक इमेज पास होगी, ये सारा कोड रन करेगा, तो लास्ट में वो जो प्रिडिक्शन आया उस इमेज पे हमारे मॉडल का वो हमें शो कर देगा। ठीक है, तो अभी आपको कोड आपको देखिए डरना नहीं, बहुत ही बेसिक कोड है, आपने कई बार मशीन लर्निंग में यूज किया, सेम ही कोड होने वाला है ये। अभी आपको बताते हैं। साथ में एक मेथड हमने लिखा गेट रैंडम इमेज, इसमें क्या है, देखिए हमारी इमेज 3 फोल्डर के अंदर है, पेपर, रॉक, सीजर। तो इन तीनों फोल्डर का नेम हमने एक लिस्ट बना के पास कर दिया, ठीक है, क्लास फोल्डर नाम से। इसके बाद अब रैंडमली, चूंकि इसका नाम ही गेट रैंडम इमेज, हम ये नहीं चाहते थे हमारा बायस हो, इसलिए रैंडमली इन तीनों फोल्डर्स में से कोई भी एक रैंडम इमेज सिलेक्ट करने के लिए हमने ये गेट रैंडम इमेज मेथड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले रैंडम डॉट चॉइस होगा, यानी इन तीनों वैल्यूज में से एक वैल्यू पिक हो जाएगी। मान लीजिए कुछ भी पिक हो गई, रॉक डायरेक्टरी पिक हो गई, यानी रॉक फोल्डर के अंदर से कोई एक इमेज सिलेक्ट होगी, ठीक, कौन सी ये भी हम डिसाइड नहीं करेंगे। ये देखिए रैंडम डॉट चॉइस यहाँ भी हमने लगाया हुआ है। तो जब हमारा ये फोल्डर सिलेक्ट हो गया, तो उस फोल्डर के अंदर सारी इमेज लिस्ट करी हमने, और उनमें से रैंडमली एक फोटो सिलेक्ट कर ली इसका पैथ, और चोजन इमेज के अंदर आ गया, और उसको हमने ज्वाइन करके यानी पैथ बना के रिटर्न कर दिया। यानी सबसे पहले हमने गेट रैंडम इमेज कॉल किया, ये मेथड यहाँ पूरा कॉल होगा। इससे हमें क्या मिलेगा, एक इमेज का पैथ मिलेगा रैंडम, रैंडम फोल्डर सिलेक्ट होगा, उसके अंदर रैंडम इमेज सिलेक्ट होगी, तो उसका सैंपल इमेज में आ जाएगा, जिसको हमने प्रिडिक्ट इमेज के अंदर भेज दिया, जो कि ये मेथड है ये। अब इसमें देखिए कुछ नहीं हो रहा, बहुत बेसिक कोड है, एक एक कमेंट भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन बताते हैं। सबसे पहले हमने अपने इमेज को लोड किया, देखिए इमेज का पैच जो आया था वो पास कर दिया, साथ में टारगेट साइज बता दिया। अब आपको बताया था ऊपर हमने 150 इमेज को क्रॉप किया था, याद है? तो उसीलिए हमको इमेज, जब यूजर हमें कोई भी इमेज देगा तो उसको हमने उसी साइज में लाना होगा जिसमें हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है। तो 150 वाले लोड हमने करके इमेज में लोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा ऊपर हमने 255 से डिवाइड भी किया था, ताकि पिक्सल्स को नॉर्मलाइज कर सकें, 0 to 1 की रेंज में ला सकें। अगर आपको याद नहीं तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए 150 का ये किया था, साथ में हमने यहाँ पे देखिए 255 से डिवाइड किया था, ठीक है। तो वही दोनों वैल्यू आपको करनी पड़ेंगी, जो जो आपने ट्रेनिंग के टाइम किया होता है वही आपको करना होता है जब यूजर आपको नया इनपुट में इमेज देता है, ठीक है। तो देखिए हमने 255 डिवाइड कर लिया, उसके बाद क्या होता है, देखिए यूजर तो हमें एक इमेज दे रहा है ना, हाइट विड्थ और चैनल होगा, लेकिन जब हमने मॉडल ट्रेन किया था तो हमने इसको 36 के आई थिंक बैचेस में इमेजेस दी थी। तो हमें एक फेक डायमेंशन ऐड करना होगा शुरुआत में बैच का, यानी मॉडल को ये लगना चाहिए कि उसको बैचेस ऑफ इमेजेस आई है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सिंगल डायमेंशन एक्सपैंड डायमेंशन का यूज करके कर देंगे, जिससे हो जाएगा 1 कॉमा हाइट विद चैनल, ताकि मॉडल को लगेगा बैच है, क्योंकि वो बैच एक्सपेक्ट करता है। उसको इमेज एरे में हमने स्टोर कर लिया, फिर मॉडल से हमने प्रिडिक्ट करा लिया और प्रिडिक्शन में ले लिया, ठीक है। अब देखिए जो उसका एक्चुअल ट्रू लेवल था, वो मतलब जो हमारे फोल्डर का नाम था, लेवल थे ट्रेन जनरेटर के अंदर, उसको क्लासेस में स्टोर कर लिया। इससे हमें सारे नेम मिल जाएंगे क्लासेस के, जो कि 3 होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था प्रिडिक्शन में, उससे हमने np.argmax करा लिया। अभी आपको बताया था आर्गमैक्स क्या करता है, आपको वो लोकेशन लाके देता है जहाँ पे हाईएस्ट प्रिडिक्शन किया है मॉडल ने, तो उसका जो भी इंडेक्स आएगा उसको हमने क्लासेस से इंडेक्स करा लिया, तो उसका नेम मिल जाएगा किस किस पिछली कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो उसका प्रिडिक्टेड लेवल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक्चुअल लेवल निकाल लिया, उसका डायरेक्टरी इमेज का जो पैथ था उसका डायरेक्टरी नेम से बेस नेम निकाल के एक्चुअल लेवल आ गया, ठीक है। इसको हमने तीनों को शो करा दिया, और लास्ट में उस इमेज को हमने डिस्प्ले कर दिया। इसको रन करते हैं। अब ये देखिए इसमें होगा क्या, ये देखिए तो मॉडल कितना अच्छा प्रिडिक्ट कर रहा है। सीजर इमेज एक्चुअल लेवल था, और सीजर ही हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 99% श्योरिटी के साथ। तो आपको लगेगा बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। पहले मैंने भी सोचा था, फिर मैंने क्या किया, ये बंद करते हैं, ये तो डेटा सेट आपको मिलेगा, आपको ये डेटा सेट ऊपर वाला नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से क्रिएट किया। इसके अंदर देखिए मैंने 3 इमेजेस डाली हुई हैं, ठीक है, ये तीनों इमेज मैंने गूगल से निकाली हुई हैं। अब जैसे ये रॉक वाली इमेज आपको दिखाते हैं, इसके अंदर क्या है, ये देखिए ये रॉक वाली इमेज हमने गूगल से निकाल के सेव करी ताकि मॉडल को इस पर टेस्ट कर सकें। तो देखिए कितना गड़बड़ रिजल्ट आने वाला है, अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। फिर से हमने एक मेथड लिखा प्रिडिक्ट कराने का इमेज, इसमें कुछ नहीं समझने वाला, वही सब है, क्लास सेम चीजें करी हमने। 150 में लोड किया इमेज को, 255 से डिवाइड किया, एक बैच का डायमेंशन ऐड किया, मॉडल से प्रिडिक्ट करवाया, उस पर np.max करके इंडेक्स निकाल लिया, और साथ में इमेज लास्ट में शो करा दिया, वही सब सेम काम है, ठीक। इसको हम लोग रन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने गूगल से फोटो डाउनलोड किया, इसका हमने पैथ कॉपी करके इमेज पैथ में स्टोर किया, और प्रिडिक्ट इमेज में पास कर दिया, यानी इसमें जो अभी अभी हमने कोड लिखा है। आप देखो होगा क्या, ये देखिए ये इमेज है रॉक की, लेकिन हमारा मॉडल 100% श्योरिटी के साथ पेपर प्रिडिक्ट कर रहा है। वैसा क्यों होता है सोच सकते हो आप, ये इसलिए हो रहा है। देखिए ये देखिए हमने जितनी भी मॉडल के अंदर, ये देखिए हमारे डेटा सेट में देखिए जितनी भी हमारे पास इमेजेस है, सब में बैकग्राउंड ग्रीन है। तो हमारा मॉडल जो है इस चीज को लेके ओवर फिट कर गया, उसको लगता है पीछे बैकग्राउंड ग्रीन ही होना चाहिए, इसलिए हमारा मॉडल सही प्रिडिक्शन कर ही नहीं रहा है। उसको लग रहा है ये यहाँ पे देखिए क्योंकि बैकग्राउंड का कलर अलग है, इसलिए वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमने किया क्या, फिर मैंने सोचा इसके काफी ट्राई किया, दोनों बाकी की इमेजेस जो है ये भी देखिए इसी तरह से गूगल से निकाली हुई हैं। ये देखिए इसमें इमेज बैकग्राउंड व्हाइट है, इसमें भी अच्छा प्रिडिक्शन नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मॉडल को जनरलाइज करते हैं, इसके लिए मैंने ट्रांसफर लर्निंग का यूज किया। यहाँ तक जो अभी आपने कोड देखा ये सैंपल सिंपल सीएनएन था, हमने खुद से स्क्रैच से कोड किया था, ट्रेन किया था। अब यहाँ पे ट्रांसफर लर्निंग का यूज करेंगे, जिसके लिए हम लोग मोबाइल नेट V2 का यूज करेंगे, ठीक है। कोड सारा सेम होने वाला है, जानबूझ के मैंने कोड सेम किया, कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं आपके बताते चलेंगे, ठीक, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मॉडल को मैंने पहले ट्रेन किया था, लेकिन फिर मैंने इसके जो आउटपुट है सेल को क्लियर कर दिया, ताकि आपके सामने ट्रेन कर सकें, ठीक है। एक एक करके हम लोग सेल रन करते हैं। सबसे पहले सारी बेसिक लाइन इंपोर्ट किया, जो पहले किया था बस एक ही लाइन चेंज होगा, यहाँ पे ये मोबाइल नेट V2 टेंसरफ्लो आपको प्रोवाइड कराता है, तो वो हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक। उसके बाद जो ऊपर देखिए हमने क्या किया था,
यही आपको याद है, लेंथ दिखाई थी किसमें कितने फोल्डर में इमेजेस हैं, वो हमने फिर से शो कर दी। उसके बाद सबसे फोल्डर के अंदर से सैंपल इमेजेस हमने शो करा, सारा कोड हमने सेम रखा है। देखिए सैंपल इमेजेस हमने शो कर ली, फिर से हमने डेटा जनरेटर अप्लाई किया, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं कोड में, ठीक है। और एक कोड यहाँ पे देखिए चेंज है इस लाइन में, यहाँ पे देखिए मोबाइल नेट V2 जो होता है, जब इसकी ट्रेनिंग कराई गई थी तब इसको 224x224 की इमेजेस में ट्रेनिंग कराई गई थी। तो हमने क्या किया, इसलिए जानबूझ के मॉडल को पहले 150 में किया था जब हमने अपना बनाया था। अब चूंकि हम ट्रांसफर लर्निंग यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 224 यूज होगा, ठीक है। तो इसको हमने पूरा क्रिएट कर लिया, सेम कोड रहेगा, बाकी बस यही लाइन में चेंज रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए, इसको पहले रन कर लेते हैं, ठीक है। आ गया। अब देखिए मोबाइल नेट V2 को पहले हमने लोड करना पड़ेगा, तो मोबाइल नेट V2 इंपोर्ट हमने ऊपर कर लिया था, उसके अंदर देखिए इनपुट शेप ये हो जाएगा, इंक्लूड टॉप इक्वल टू फॉल्स, यानी जो इमेज नेट मोबाइल नेट V2 होता है, इसका जो आर्किटेक्चर उससे हमने टॉप इक्वल टू फॉल्स करने से क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये मोबाइल नेट V2 आर्किटेक्चर है ये। अब मोबाइल अब आपने इंक्लूड जो पैरामीटर होता है, इंक्लूड ये क्या हो गया, इंक्लूड टॉप इक्वल टू फॉल्स कर दिया, तो आपका होता क्या है, ये जो मॉडल होता है इतना आपका बना रहता है, ये जो टॉप होता है मॉडल का ये हट जाता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी जगह जो अपना क्लासीफायर हेड होता है वो अटैच कर देते हैं ताकि प्रोटेक्शन ले सकें, ठीक है। तो वही हमने किया, इसको हमने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूड टॉप इक्वल टू फॉल्ट वेट्स इक्वल टू इमेज, यानी कि ये जो मोबाइल नेट V2 होता है मॉडल है, ये ओरिजिनली इमेज नेट डेटा सेट पर ट्रेन किया गया था, ठीक है। तो उसके ही जो वेट ट्रेनिंग के समय इसने लर्न किया वही लोड हो जाए, ये हम अपने मॉडल को बता रहे हैं, ठीक। तो ये सारा मॉडल लोड हो जाएगा बेस मॉडल के अंदर। अब हमें क्या करना है, बेस मॉडल डॉट ट्रेनेबल इक्वल टू फॉल्स कर देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते मोबाइल नेटवर्क V2 ट्रेन, उसमें देखिए कितने पैरामीटर है, कितने सारे पैरामीटर हम ट्रेन नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं जो लास्ट क्लासीफायर हेड होता है सिर्फ उतना ही ट्रेन हो, ठीक। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस बेस मॉडल के आगे अटैच कर दिया अपनी लेयर को, बेस मॉडल के अंदर आगे हमने ग्लोबल एवरेज कूलिंग लगा दी, फ्लैटन की जगह हम ये यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। डेंस लेयर, ड्रॉप आउट लेयर, डेंस लेयर, बाकी सारा कोड तीनों को वही सेम है जो हमने पिछली बार यूज किया था, बस इतना डिफरेंस है इस बार हमने मोबाइल नेट V2 अटैच कर दिया, ठीक। एडम कैटेगोरिकल क्रॉस पे एक्यूरेसी सेम यूज किया जाए पहले हम यूज किया था, ठीक। तो इस तरह से हमारा पूरा आ गया। आप देखिए इतने सारे पैरामीटर हैं लेकिन ट्रेन कितने हो रहे हैं, सिर्फ इतने, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेनिंग इसकी फॉल्स कर रखी है। अगर आप ये स्टेटमेंट हटा दोगे तो सब कुछ ट्रेन होने लगेगा, तो वो हम नहीं चाहते हैं, ठीक। ये हो गया। अब वही देखिए मॉडल चेक पॉइंट और अर्ली स्टॉपिंग आपको बताया था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमने लगाया। उसके बाद देखिए मॉडल डॉट फिट करने से यही सेम कोड हमने लिखा, हमारे मॉडल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब चूंकि देखिए ये मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड होता है इमेज डेटा सेट में, यानी बहुत कुछ ये लर्न कर चुका है, इसलिए हमको 30 इपॉक के लिए इसको ट्रेन नहीं करेंगे, सिर्फ 50 इपॉक में ही परफॉर्मेंस उससे बेटर आ जाएगी, ठीक। तो इसलिए हमने इसको 15 इपॉक के लिए ट्रेन कर रहे हैं, ठीक। अब इसकी ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई। जब तक इसकी ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है तब तक एक काम करते हैं, ये जो मोबाइल नेट V2 है ये किस तरह के डेटा सेट पे ट्रेन हुआ ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब ये बहुत ही जो जनरल डेटा सेट है मोबाइल नेट का, सॉरी इमेज नेट का, उसके डेटा सेट पे ट्रेन है। इसमें काफी सारी क्लासेज हैं, उन क्लासेज के अंदर काफी सारी इमेजेस हैं। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें हैं, एनिमल है, ह्यूमन है, कुछ ये देखिए पेंगुइन है। तो मॉडल जनरल मॉडल है, समझ रहे हैं आप। उसने कई तरह के बैकग्राउंड में लर्न किया हुआ है। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड किस तरह का सिल्वर कलर का है, यहाँ पे ब्लू कलर का है। हमारी जितनी भी इमेजेस थी उसमें सारी ग्रीन कलर का बैकग्राउंड था, तो मॉडल का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो हमने जब ट्रांसफर लर्निंग यूज करेंगे तो मॉडल ने ऑलरेडी बहुत कुछ देख रखा है, बहुत कुछ लर्न कर रखा है। इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट हम अपने मॉडल को लर्न करा रहे हैं उस रॉक पेपर और सीजर वाले फोल्डर्स में, तो मॉडल बहुत ही अच्छा जनरलाइज कर पाएगा, लर्न कर पाएगा। और फिर आप देखना क्या मॉडल की परफॉर्मेंस आती है। उन्हीं गूगल इमेजेस जो मैंने गूगल से इमेजेस यहाँ पे देखिए, ये जो इमेजेस निकाली हुई इनमें देखना मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। पहले तो यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे देखिए दिखाया आपको, ये मॉडल बिल्कुल गलत प्रिडिक्ट कर रहा है, इसको रॉक प्रिडिक्ट करना चाहिए, वो पेपर प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ गया ट्रेनिंग, हाँ। तो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के बाद आपको दिखाएंगे जो आगे कोड है सेम कोड है जैसे वहाँ पे लिखा था। ये देखिए ये ऊपर आपको कोड याद हो, हमने देखा था। उसके बाद ये मेथड आपको पूरा बताया था इमेज लोड करने का, 224 के साइज में कर देंगे, 255 से डिवाइड कर देंगे, सारा वही सेम कोड है। और लास्ट में हम लोग ये दो इमेजेस को पास करेंगे तो इन पे अपने मॉडल को चेक करेंगे, ठीक। अब इसकी हम लोग ट्रेनिंग हो जाने देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। मॉडल की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, लास्ट इपॉक यहाँ पे चल रहा है, ठीक। तो अब सीधा हम लोग क्या करते हैं, इसके ट्रेन होने के बाद मॉडल को इन्हीं सेम इमेजेस पे वापस से ट्राई करते हैं, ठीक। क्या एक बार मॉडल बेटर परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग हो गई कंप्लीट, हम लोग अगला सेल रन करते हैं। सेम सेल है इसलिए समझाने नहीं जा रहे हैं, आप कोड मैच करोगे जो ऊपर आपको समझाया है वही सेम कोड यहाँ पे अप्लाई है। यहाँ से सारा कोड आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं है, ठीक। जो चेंजेस थे अभी आपको ऊपर हमने बता दिया, ठीक। अभी देख ये तो वैलिडेशन डेटा सेट में हमारा चल रहा है मॉडल, ठीक। मॉडल का प्रेडिक्शन आएगा, फिर क्लासिफिकेशन कोड और कंफ्यूजन मैट्रिक इस वैलिडेशन डेटा सेट में आने वाली, जैसे ऊपर हमने किया था वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक। ये देखिए उस बार देखिए सिर्फ एक गलती हुई है इसमें, सारे बाकी इसने सही क्रेडिट प्रेडिक्ट किए हैं, ठीक। उसमें आपने देखा था यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ था, यानी थोड़े से ज्यादा वहाँ पे गलती हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए जो गूगल से हमने इमेजेस निकाली ये तीनों, इनको हम लोग देखते हैं, उसके लिए यही सेम मेथड लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा था, नेम यहाँ पे बदल दिया, प्रेडिक्टेड सेव्ड मॉडल, ठीक। इसको हम लोग लेते हैं, ठीक। अभी मॉडल जो हमने सेव करके यहाँ पे रखा हुआ है इसको पास करेंगे, साथ में कुछ इमेज का फैथ पास करेंगे जिसको हमें टेस्ट करना है, तो उसका क्लासेस का इंडाइस है ताकि सही नेम आ सके।
अब इसको हम लोग ऐसे देखिए यहाँ पे पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक इमेज उठेगी जिसको हमने पैस 7414 यानी ये वाली इमेज, इसको हम लोग पास करेंगे और मॉडल का प्रिडिक्शन आएगा। देखिए अब ये देखिए ये पेपर का साइन है, मॉडल 100% श्योरिटी के साथ प्रिडिक्ट कर रहा है पेपर को, ठीक। अब दूसरे में क्या करते हैं, इस रॉक वाले फोटो को देते हैं क्योंकि इसको हमने ऊपर भी टेस्ट किया था, इसको भी टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक। तो मॉडल देखिए रॉक वाली को उसे रॉक प्रिडिक्ट करना चाहिए, ये देखिए 97% श्योरिटी से रॉक प्रिडिक्ट कर रहा है, अब मॉडल वही सेम इमेज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं इसी रेड वाली इमेज में, रॉक वाली इमेज में आपने देखा था मॉडल हमारा अर्लियर स्ट्रगल कर रहा था, ये देखिए उसमें पेपर प्रिडिक्ट कर रहा था, वो भी श्योरिटी के साथ, यानी तो डबल क्राइम हो गया, एक तो गलत प्रिडिक्शन ऊपर से ओवर मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये हो गया, यही हमने यहाँ पे कंफ्यूजन में लिखा हुआ है कि सिंपल सीएनएन स्ट्रगल कर रहा था बैकग्राउंड नॉइस की वजह से, यानी कुछ ग्रीन बैकग्राउंड का वो टेम्पलेट उसने लर्न कर लिया था। लेकिन फिर हमने ट्रांसफर लर्निंग यूज किया जो कि एक बेटर कॉन्ट्रास्ट होलिस्टिक व्यू देता है, तो उस मॉडल ने बेटर परफॉर्म किया। तो आई होप करते हैं आपको समझ में आया होगा, इस सब का कोड का लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप एक बार खुद से सारे सेल को रन करके देखो तो आपको बेटर समझ में आएगा। और अगर कोई डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू भाई।